नमस्कार साथियों। अ, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी जल्दी शायद लाइव हो गई हूँ। हाय स्मृति, कहाँ हो तुम? अच्छा, तो 6 बजने से पहले अगर कुछ साथी जुड़ चुके हैं तो मैं एक गाने से शुरुआत कर देती हूँ। अ, जब तक सब साथी जुड़ते हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो, कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। ठीक है, तो 6 बज चुके हैं। स्मृति, शैल आई स्टार्ट? ठीक है। अ, ओ, कुछ साथी जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच वेलकम करने के लिए। और नित्य नूतन वार्ता बहुत ही खूबसूरत नाम भी है। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो साथियों, आजकल मैं और मेरा परिवार हम लोग हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। यहाँ पर पालमपुर एक टाउन है जिसके पास कनबाड़ी ज़िला है, कनबाड़ी गांव है। वहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। और बम्बई से, मुंबई से हिमाचल प्रदेश का सफ़र क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें मैं ज़रूर शेयर करूँगी। पर मुझे लगता है मुझे अपने बचपन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बचपन के हमारी जो अनुभव होते हैं वही हमारी ज़िंदगी को शेप करते हैं। और वही हमारी ज़िंदगी पर, पूरी ज़िंदगी पर प्रभाव डालते हैं। तो बचपन में फाइनेंशियली बहुत कठिन समय देखा था हमने। और कुछ हद तक वायलेंस भी देखा। उसी दौरान आप सब जानते हैं कि 93 के राइट्स भी हुए थे। तो बहुत सारे सवाल थे और बहुत कड़वे अनुभव देखे बचपन में। लेकिन इन सब से ये लगा कि जीवन में खुश रहने के लिए पैसा ही बहुत ज़रूरी है। पैसा होना चाहिए, उससे सुविधाएं आती हैं और उससे खुशियाँ भी बढ़ती हैं। हाँ, तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। और ऑफ कोर्स, जैसे आम तौर पर होता है, बड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा, कॉरपोरेट में जीवन, और वही सिस्टम में हम सब घिर जाते हैं। और वही मेरे साथ भी हुआ था। पर कहीं न कहीं कुछ इच्छाएँ थी जो मरती जा रही थी। और पता था कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इस सिस्टम से निकल कर शायद ही अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएँगे। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मेरी ज़िंदगी में कोई आया, तो मुझे लगा कि उनके और मेरे विचार बिल्कुल मिलते-जुलते थे। और शादी के कुछ ही साल में, इनफैक्ट 2-3 साल में ही हम लोग समझ गए थे कि कि पैसा खुशियाँ नहीं ला रहा है। पैसे तो है, हम लोग एक सैटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक जीवन जी रहे थे, लेकिन हम लोग खुश नहीं थे। हमें लग रहा था कि ये क्या है, मतलब दिन में 14-14 घंटे ऑफिस में काम करना और परिवार के साथ ही समय नहीं मिल पा रहा है।
और उसी दौरान हम बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जॉन होल्ट की किताबें पढ़ रहे थे, जो शिक्षा को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कि बच्चा कैसे सीखता है, ये आप पढ़ सकते हैं जॉन होल्ट की किताबें। और शिक्षा पर सवाल उठा, उसके साथ साथ जैसे ही शिक्षा पर सवाल उठा, बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठने लगे। जिस तरह का जीवन हम लोग जी रहे थे उस पे सवाल उठने लगे, धर्म पर सवाल उठने लगे कि ये हम सब क्यों धर्म में बट चुके हैं। समाज की कुरीतियों को हम लोग समझने लगे। और छोटे बड़े जो भी हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, अच्छा ज़रूर खूबसूरत ट्रेडिशंस भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं शहर में। और जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो सिर्फ एक कंज्यूम करने का एक तरीका होता है, और ख़रीदना है और ख़रीदना है और फिर खर्च करना है। ये एक सिस्टम, ये एक चेन बन जाती है। तो हम वही लाइफस्टाइल जी रहे थे। इससे हो ये रहा था कि हमें लग रहा था कि शायद और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है खुश होने के लिए। हमें ये लगता रहता है हमेशा कि नहीं, खुश होने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। जितने आपके पास होते हैं कभी आप संतुष्ट ही नहीं होते हो उससे। तो हुआ ये कि बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगी, जो हमारे भेदभाव है हमारे समाज के, सोसाइटी के, जैसे कि जाति भेद, धर्म भेद, महिलाओं के साथ जो वायलेंस होता है। उसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है तो आपको वैक्सीन दिलाना ज़रूरी होता है। मेडिकल के इश्यूज़, हर चीज़ में, मतलब आप सोच सकते हैं कि हर चीज़ में हमें सवाल उठने लगे और हम लोग हर चीज़ को ही नकारने लगे। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, और मतलब हमारा जीना मुश्किल हो गया था बम्बई में। और भी परिवार के लोगों के साथ भी ये हो रहा था कि हम लोग प्लास्टिक के अगेंस्ट हो रहे थे और घर पे प्लास्टिक आ रहा था। और तो खाने पीने में हम लोग चाहते थे कि ऑर्गेनिक ही हम कंज्यूम करें। तो पर ऐसा फैमिली में ऐसा होता नहीं है, आप आपकी बात कम ही सुनी जाती है। तो लेकिन हुआ ये कि जब हमारे जीवन में एक नए जब हमारी ज़िंदगी में एक नए जीवन का आगमन हुआ, हमारे हम हमें हमारा बच्चा ज़िंदगी में आने वाला था, दुनिया में आने वाला था। तब हमने डिसाइड कर लिया कि अब नहीं, अब हम हमारे बच्चे के लिए एक वैकल्पिक जीवन ही तराश करेंगे। और हम इस सिस्टम में इस तरह से तो नहीं रह सकते, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा बच्चा एक एक तो मेन स्ट्रीम स्कूल में ना जाए, और दूसरा, अगर हमें कोई और शिक्षा का तरीका अपनाना भी है, चाहे वो होम स्कूलिंग हो या अनस्कूलिंग हो या कोई भी तरह का स्कूलिंग हो, तो शहर एक आइडियल स्पेस नहीं है, ऐसा हमें लग रहा था। क्योंकि बच्चे को तो खेलना ज़रूरी है, बच्चे के लिए पेड़ पर चढ़ना ज़रूरी है, बच्चे के लिए नदियों में नहाना ज़रूरी है। बच्चे के लिए बहुत सारे प्रकृति में रहकर खिलौने बनाना ज़रूरी है। तो इसलिए फिर हमने क्या किया कि हमने जो होम स्कूलर्स कम्युनिटी थी हमारे देश में, बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले जो हमारी तरह सोचते हैं। और हमने होम स्कूलर कॉन्फ्रेंस अटेंड करना शुरू किया जब से हमारा बेटा 1 साल का था। और हमने LSUC लर्निंग सोसाइटीज़ कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की। मनीष जैन जी से मिले, विधि जी से मिले और बहुत सारे साथियों से मिले। और लोगों से मिलने के बाद हमें समझ में आया कि ज़िंदगी के तरीके तो बहुत सारे हैं। हम लोग जो बम्बई में जीवन जी रहे थे वो तो सिर्फ एक एक नैरो तरीका है। तो और जब हमें समझ में आया कि इतने खूबसूरत तरीके हैं जीवन जीने के, और जीवन तो कुछ और ही है, तो हम जो जी रहे थे एक्चुअली वो जीवन नहीं था, वो सिर्फ सर्वाइवल था। एंड क्योंकि हम ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे, हम लोग एक अच्छे सर्वाइवर थे, वी वर गुड सर्वाइवर्स, यू नो। तो हम फिर लोगों से मिलने के बाद हमें जब नए आयाम खुले हमारे सामने, तो हमने सोच लिया कि
अब बस अब हमें इस लाइफ को बदलना है, विकल्प की तरफ जाना है। और साथियों उस समय ये भी हो रहा था कि दरअसल हम लोग क्योंकि हम लोग हर चीज़ के अगेंस्ट हो रहे थे, हम लोग पर्यावरणविद हो रहे थे, हम खरीद नहीं रहे थे, तो हमें उस पैसों की ज़रूरत कम ही पड़ रही थी। हालाँकि अब बहुत सारी सच्चाई सामने आती है उसके बाद, लेकिन हमने ये समझ लिया था कि ये ज़िंदगी हमारे लिए नहीं है और शायद किसी के लिए भी नहीं है। क्योंकि जीवन कितना खूबसूरत है, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, सिर्फ़ अगर हम सब एक इस प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर, बैलेंस बनाकर जिए, तो ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। तो उस वक्त ये हुआ कि हमने फिर फैसला लिया पिछले 5 साल के पहले कि हम इस कॉरपोरेट लाइफ को छोड़ देंगे और एक गांव में एक नया जीवन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग भी करना चाह रहे थे और ऑफ कोर्स अपने बच्चे के साथ नई चीज़ें सीखना चाह रहे थे और पुरानी चीज़ें भुलाना चाह रहे थे। ऐसा नहीं कहूँगी, अनलर्निंग एक बहुत अच्छा खूबसूरत शब्द है, लेकिन पुरानी जो ज़िंदगी थी उसी ने आज हमें जो हम हैं वो बनाया है। अ, तो इसके साथ साथ ये हुआ कि पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो हमें समझ में आने लगे। साथियों होता ये है कि हम लोग एक कई कई साथियों ने और भी यही यही चीज़ कही है कि हम लोग एक कंज्यूमरिस्टिक समाज बन चुके हैं। हम लोग सिर्फ उपभोग करना जानते हैं और इसी पर हम लोग निर्भर है, हम लोग उपभोक्तावाद पर ही निर्भर है, उसके अलावा हमारा जीवन ही नहीं बचा है। मतलब हम पैसे कमाएंगे, फिर खर्च करेंगे, फिर पैसे कमाएंगे, फिर खर्च करेंगे और उसी में हमारी जीवन की चेन जो है वो चलती रहेगी। और होता ये है कि हमारा जो सिस्टम है, अ, खासकर हमारा जो टेलीविज़न है, वो हमें एक एडवर्टाइज़ इस तरह की दिखाने की कोशिश करता है कि आपके पास जो है वो पुराना हो चुका है, आपके पास जो है वो सही नहीं है इस समाज के लिए, तो आपको नया खरीदना चाहिए, आपको और भी चीज़ें खरीदनी चाहिए। और हर बार जब आप टीवी देखोगे आपको यही सिखाया जाएगा कि आपको और नई चीज़ें खरीदनी चाहिए। हर चीज़ पुरानी होती जाती है। जैसे कि अगर आप देखें तो हमारे कंप्यूटर के जो सीपीयू होते हैं और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो रिपेयरेबल ही नहीं होते हैं, क्योंकि उसको उसी तरह बनाया जाता है कि आप उसको कुछ महीने इस्तेमाल करें और फिर उसे फेंक कर नया बनाएं। तो इसके अलावा आप सब जानते ही हैं कि प्रोडक्ट्स तो हम कंज्यूम कर ही रहे हैं, लेकिन हम मीडिया के एजेंडाज भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारी जो मीडिया है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरह हमारी मीडिया भी हमें बेच ही रही है। आप कोई भी चैनल ऑन कर लीजिए, वो हमें बेच ही रही है। तो साथियों हमारी ज़िंदगी में इतना गार्बेज बन जाता है ये कंज्यूम करके। तो फिज़िकल गार्बेज जो कूड़ा बनता है वो तो है ही, पर मेंटल गार्बेज भी बन जाता है। तो मेंट तो और ये सारा जो कूड़ा है हम लोग कहाँ फेंक रहे हैं इसकी हमें कोई आइडिया ही नहीं है। हम लोग हमारा घर साफ करके डस्टबिन में फेंक देते हैं, कूड़ा कूड़ा डस्टबिन में फेंक देते हैं हम लोग सफाई अभियान के लिए, और फिर वो डस्टबिन कोई उठा कर ले जाता है, कहाँ फेंकता है, उसका क्या होता है, इस सब से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब जब हम हिमाचल प्रदेश में रहने लगे और जब हम अपना प्लास्टिक इकट्ठा करने लगे, पहले तो हमने अवॉइड ही किया, पर कई बार अवॉइड करना मुश्किल होता है। तो जब हम अपना प्लास्टिक, अगर सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, आपका मल जो निकलता है, आपका किचन वेस्ट, आपका प्लास्टिक, आप हर चीज़ अगर इकट्ठा करो तो 4 दिन में आपका शहरी घर भर जाएगा, है ना? तो आप
मतलब हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, पर हम अपने कूड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे हैं। जबकि हमारे जीवन के का बहुत सारा समय हमारे वेस्ट को मैनेज करने में भी जाना चाहिए। पुराने लोग यही करते थे। तो ये चीज़ें देखकर हम लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती थी। और शहर के एक छोटे से घर में रहना, और फिर वही कूड़ा आ रहा है, वही हम फेंक रहे हैं। और तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद, जब हम होम स्कूलिंग कॉन्फ्रेंस में और लोगों से मिले, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम गांव में जाकर रहेंगे। और हमें ऐसा काम करना था जिससे हमारी इमीडिएट सोसाइटी को फ़ायदा हो। क्योंकि कॉरपोरेट और दूसरे जॉब्स में ये होता है कि आपको पता भी नहीं होता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आपका फाइनल एंड कस्टमर कौन सा है। लेकिन हम चाहते थे कि हम हमारे समाज के लिए काम करें, क्यों ना ऐसा कुछ अच्छा करें जिससे हमारे समाज को पर प्रभाव पड़े और उसका फ़ायदा हो लोगों के लिए। अम, और महात्मा गांधी जी की एक बहुत ही सरल सी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, जो हमें बचपन से सिखाई तो जाती है, लेकिन उस पर अमल करना नहीं सिखाया जाता है, उसे रटना सिखाया जाता है। और वो यही है कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड। हमारी धरती पर हर इंसान की ज़रूरत के लिए भरपूर संसाधन है, मगर लालच के लिए नहीं है। अ, जब संसाधन की बात आई है तो मैं ये भी बता दूं कि साथियों, हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हमारा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, हर चीज़, उसके लिए कोई ना कोई प्राकृतिक संसाधन लगता है। और वो प्राकृतिक संसाधन हमारे ट्राइबल विलेजेस से आता है, हमारे जंगलों से आता है। और जब हमारे जंगल बहुत ही प्लान्ड तरीके से पॉलिटिशियंस और कॉरपोरेट्स और बिलियनियर्स सब मिलकर एक प्लान्ड तरीके से वो जंगल को हथियाने की कोशिश करते हैं, और फिर वहाँ पर जो रह रहे ट्राइबल्स होते हैं, जो पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, जो जंगल के साथ तालमेल बैलेंस बना कर रह रहे हैं, उन्हें शहरों में धकेल दिया जाता है। और शहरों में वो झुग्गियों में रहकर मजदूरी का काम करते हैं। बचपन से मुझे ये भी लगता था कि ये जो मजदूर होते हैं, ये गरीब होते हैं, मेहनत नहीं करते, इसलिए वो गरीब होते हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आया, ऐसा नहीं है। उनको इस सिस्टम ने अपने पीढ़ियों की ज़मीनों से धकेल कर फेंक दिया है, इसलिए वो आज शहरों में झुग्गियों में रह रहे हैं। सॉरी, मैं टॉपिक्स बदल तो नहीं रही हूँ। ओके। तो शिक्षा की बात अगर करें तो कुछ गड़बड़ हो गई। ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। हाउ डू आई डू दिस? Number you are calling is currently switched off. Please try later.
Can you see me? Is it? ओके ओके, थैंक यू स्मृति। ठीक है। ओके। ठीक है, सॉरी, वीडियो मेरे सामने से गायब हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी। ओके। तो साथियों, जहाँ तक शिक्षा की बात है, क्या हुआ कि जब जब ऑफ कोर्स जब मुझे लगता है कि हमने बहुत जल्दी ये सारा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी वो समझ गए थे कि बहुत जल्दी वो समझ गए थे कि ये सिस्टम जो जिसमें हम रह रहे हैं वो सही नहीं है। तो हमारा बच्चा जब पैदा हुआ तभी से हम लोग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, और शुरू में मेरी समझ बहुत डगमगा रही थी शिक्षा को लेकर। लेकिन जब मैंने अपने 1 साल और 1.5 साल के बच्चे को 1.5 साल के बच्चे को मैंने उसके एक्शंस और उसकी समझदारी को देखा, तो मुझे लगा कि वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना स्मार्ट है। और धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता गया, वो इतने सारे सवाल पूछने लगा कि मुझे लगा कि अगर इसको हम स्कूल में भेज देंगे तो इसके सवालों के जवाब तो दूर की बात है, पर इसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। और जैसे कि और साथियों ने भी शेयर किया है कि स्कूल का जो सिस्टम है उसमें हर बच्चे की यूनिकनेस की, हर बच्चे की क्रिएटिविटी की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं, एक प्रोडक्ट आते हैं जो और वो चाहते हैं, स्कूली सिस्टम चाहता है कि हर बच्चा एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में रहे, एक पर्टिकुलर चीज़ें सीखे, इस उम्र में ये चीज़, इस उम्र में ये चीज़, इस उम्र में ये चीज़। पर ऐसा होता नहीं है। बच्चा बचपन से ही क्यूरियस होता है और वो कई सारे सवाल पूछता है, और जब आप उसके सवालों का जवाब देते हैं तो वो उस वक्त वो रिसेप्टिव होता है, तो वो समझ लेता है। जैसे कि अभी हमारा बेटा कुछ 8 साल का है, और कुछ ही दिन पहले मैंने एक वाटरमेलन, तरबूज के बीज को मैंने उगाया था, और उसमें एक मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आया। तो ये सारा प्रोसेस हमने साथ में ही किया, और जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर हमने देखा और हमने उसको हैंड पॉलिनेट किया, तो मैंने मेरे बच्चे को, क्योंकि वो पूछने लगा कि ये अलग अलग क्यों है, दो अलग अलग फ्लावर्स, तो उसको मैंने फ्लावर की एनाटॉमी समझाई, और हमने साथ में मिलकर समझा कि ये फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग क्यों होते हैं। तो हालांकि इस उम्र में ये सिलेबस में नहीं है, पर क्योंकि प्रैक्टिकली हमने कुछ करके देखा, इसलिए उसने सीख लिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जब सोलार एक्लिप्स हुआ तब हमने सोलार एक्लिप्स की बात की, और हमारे बच्चे ने झट से समझ ली वो बात। तो बच्चे, हर बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, और क्रिटिकली हर चीज़ पे सवाल भी पूछता है, बड़ों से भी सवाल पूछता है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसको डिसिप्लिन के ढांचे में ढाल देता है कि अगर वो इस उम्र का है तो उसे इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, उसके इस तरह के बाल होने चाहिए, उसको टेबल पे पर पैर नहीं रखना चाहिए, और वगैरह वगैरह। तो हम लोग भी एक बहुत खूबसूरत जर्नी अभी जी रहे हैं हमारे बेटे के साथ। लेकिन हुआ ये कि जब हमने डिसाइड किया कि हम मुंबई का जीवन छोड़ देंगे और कॉरपोरेट लाइफ छोड़ देंगे, तब कुछ महीने तो हमने घर में ही बिताए। हम ऑर्गेनिक फार्म्स पर जा रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। हमने कोशिश भी की कि हम अपना कोई फार्म शुरू करें, पर ये पॉसिबल नहीं हुआ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। तो संभावना संस्था ने हमें इनवाइट किया, और संभावना संस्था में हम जुड़ गए। और इस संस्था की खूबसूरत बात ये है कि वो खास ज़्यादातर सभी लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, और समझते हैं, सभी को सीखने का, समझने का मौका देते हैं, और डेमोक्रेटिकली हम लोग कई सारे निर्णय लेते हैं। अ, तो साथियों, मैं और शिक्षा के बारे में ये भी जोड़ना चाहूँगी कि स्कूल में जो शिक्षा
होती है, कई चीज़ें गलत भी सिखाई जाती है। एक चीज़ जो मेरे ज़हन में बैठ चुकी है वो ये है कि बचपन में मुझे सिखाया गया था कि अगली क्या है और ब्यूटीफुल क्या है। अगर आप अगर आप सिलेबस देखते हैं, अभी मुझे पता नहीं है वो सेम चैप्टर है कि नहीं, तो अगली एक बहुत ही खूबसूरत वाइट स्किन, सॉरी, अगली एक बहुत ही डार्क स्किन लड़की लड़की खासकर का फोटो होगा, और ब्यूटीफुल एक वाइट स्किन लड़की का फोटो होगा। ये चीज़ें मुझे कभी समझ में नहीं आई। और ये सिखाने की क्या ज़रूरत है? मेरे हिसाब से तो अगली ये शब्द ही नहीं होना चाहिए। और सच मानिए साथियों, बचपन से मैं यही सोचकर बड़ी हुई कि मैं अगली हूँ, क्योंकि ये शब्द मेरे ज़हन में बिल्कुल बैठ चुका था। और भी चीज़ें स्कूल में जो सिखाई जाती है, जैसे कि काउ गिव्स मिल्क, काउ डजंट गिव मिल्क, वी टेक इट फ्रॉम द काउ, एंड इट्स अ वेरी ब्रूटल प्रोसेस एक्चुअली। उसके अलावा पॉल्यूशन के बारे में सिखाया जाता है। पॉल्यूशन के बारे में सिखाया नहीं जाता है, पॉल्यूशन का डेफिनेशन रटाया जाता है। तो ये बहुत ही बेहद खतरनाक चीज़ हमारे स्कूलों में हो रही है, मेन स्ट्रीम स्कूलों में, कि वो हर चीज़ का डेफिनेशन तो आपको सिखा देंगे, पर इस उस चीज़ को जीना नहीं सिखाएंगे। चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो सच्चाई हो, हाँ सच बोलना हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे और समाज के और मुद्दे हों। हमारे स्कूलों में कास्टिज़्म प्रैक्टिस किया जाता है, हमारी स्कूलों में धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है, हमारी स्कूलों में लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है। तो स्कूलों में सिर्फ डेफिनेशंस सिखाए जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं की जाती। अ, उसके अलावा हमारा स्कूल जो है कंपटीशन को प्रमोट करता है। कंपटीशन बच्चे की मानसिक स्थिति के लिए बेहद खतरनाक है साथियों। हाँ, अनकॉन्शियसली हम लोग कहीं नहीं कई बार कर भी लेते हैं, पर कंपटीशन, कंपैरिजन ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है जो हमारी स्कूलों में होते हैं। जी हाँ। उसके अलावा बहुत ही अलग नोशन सक्सेस का हमें सिखाया जाता है कि सक्सेस का एकमात्र तरीका पैसे कमाना है, फेमस होना है। लेकिन मैं ये सब नहीं मानती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है अगर हम खुश रहकर जीते हैं। हमारे बच्चे को ये सिखाते हैं कि जब आप बड़े होंगे, जब वो खुश रहेंगे और वो जो भी नया करना चाहे करेंगे, तो वो ज़रूर एक सक्सेसफुल इंसान होंगे। तो अ, यही एक क्रक्स में स्कूल की शिक्षा के लिए मैं निकाल पाऊंगी कि इट टीचेस डेफिनेशंस, नॉट मीनिंग्स। जी। अ, मुझे लगता है कि मैंने 27 सेकंड में बहुत कुछ बोल दिया है। कुछ सवाल अगर है तो मैं साझा कर सकती हूँ उनके जवाब। संभावना संस्थान के बारे में बताना चाहूँगी। ये संस्थान जो है वो पिछले 12-13 साल पहले प्रशांत भूषण जी, अरुणा रॉय जी, मेधा पाटकर जी, अरुंधति रॉय जी, और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस संस्था का उद्घाटन किया। और उनका उसके पीछे सोच ये थी कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे समाज के हर मुद्दों के बारे में चर्चा करना संभव हो सके, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी जगह नहीं है। हम खुलकर बातें नहीं कर सकते, इसलिए ये जगह ऐसी हो जहाँ पे हम समाज की हर कुरीतियों को चैलेंज कर सकें, विकास के नोशन को चैलेंज कर सकें। साथियों, विकास, आज हम सब, हमारा जो समाज है वो विकास के पीछे दौड़ रहा है, पर विकास जो है वो उपभोक्तावाद के बिना नहीं हो सकता। जिस विकास की तरफ हम जा रहे हैं, हमारा देश जा रहा है, वो उपभोक्तावाद के बिना नहीं हो सकता। और उपभोक्तावाद के लिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस ख़त्म हो रहे हैं और ख़त्म हो जाएंगे। और ट्राइबल सोसाइटीज़ को नुकसान हो रहा है, वो उनको मारा जा रहा है, उनको अपने गांव से निकाला जा रहा है।
तो विकास का जो ये नोशन है उसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा। एक सस्टेनेबल विकास भी हो सकता है गांव के स्तर पर, एक कम्युनिटी के स्तर पर भी हम लोग एक दूसरे पर निर्भर रहकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो ये संस्था विकास विकास के हर नोशन को चैलेंज करती है और इस संस्था में हर तरह के दमन, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो, महिला पुरुष का भेदभाव हो, बच्चों के साथ अगर कोई दमन हो रहा है, कास्ट, जाति भेद हो, धर्म विवाद हो, हर तरह के जो सोशल हमारे इश्यूज है उस पर यहाँ पर चर्चा होती है। यूथ को इनवाइट किया जाता है और क्रिटिकली सोचने का मौका दिया जाता है उनको, चाहे शिक्षा हो, चाहे पर्यावरण हो, हर मुद्दे पर क्रिटिकली क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा किए जाते हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आते हैं और हमें ज़िंदगी की सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं जो एक्चुअली हमें हमें हम नहीं हैं। हम शहरों में हमें एक्चुअली पता भी नहीं है कि सच में ये भेदभाव किस तरह से हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी कि हम लोग बच्चों के साथ भी इन भेदभाव पर चर्चा करना चाहते हैं, पर ट्रस्ट मी साथियों, इवन जो जो पेरेंट्स अनस्कूलिंग या होम स्कूलिंग या एजुकेशन को, शिक्षा को चैलेंज कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम शिक्षा को चैलेंज कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों के साथ कास्ट पर, जाति पर, भेद पर बात हो या समाज की कुरीतियों के बारे में बात हो। तो मुझे लगता है कि शहरों में हमें पता ही नहीं है कि जो इंसान हमारा कूड़ा लेकर जा रहा है या जो इंसान हमारा मल मूत्र ये मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है, जो नालियाँ साफ करते हैं लोग, वो इंसान एक पर्टिकुलर कास्ट का होता है और इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि जाति भेद पर बात करना और इसको हमारी सोसाइटी से हटाना कितना ज़रूरी है। उसके अलावा साथियों, मैं यही बात करना चाह रही थी कि मैंने देखा है कि सब लोग शिक्षा के ऊपर तो बहुत सारे, मेन स्ट्रीम शिक्षा के ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं और शिक्षा के तरीके बदल रहे हैं, एक वैकल्पिक शिक्षा के तरीके आजमा रहे हैं। लेकिन शिक्षा कैसी होनी चाहिए ये तो ठीक है, लेकिन क्या शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा में क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या ये सोचना ज़रूरी नहीं है? मुझे लगता है कि हमारे समाज की हर प्रॉब्लम्स, हर सोशल इशू को शिक्षा में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा समाज एक पीसफुल, शांतिपूर्ण समाज होगा तभी हमारे बच्चे आगे खुश रह पाएंगे और फल फूल पाएंगे। इसके साथ साथ मुझे अभी याद आ रही है एक बात, वो ये भी है कि सीबीएसई, आप सभी जानते होंगे कि सीबीएसई सिलेबस से कुछ चैप्टर्स अभी हटा दिए गए हैं जो डेमोक्रेसी के ऊपर थे, सेक्युलरिज्म के ऊपर थे, डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर थे और भी कई सारे मुद्दों के ऊपर थे। ये चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो आप ही सोचिए, जब हमारे स्कूलों का जो करिकुलम है वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ ही नहीं होगा तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? ये रही स्कूल शिक्षा की बात। और मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि अब हम लोग संभावना संस्था में रह रहे हैं तो हमारा बेटा बेहद फ्री माहौल में, यानी कि प्रकृति के साथ इस कदर जुड़ा हुआ है कि उसे बम्बई में रहना ज़्यादातर पसंद नहीं है और हम लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेकर, क्योंकि हर बच्चे को प्रकृति में खेलने का मौका मिलना चाहिए। उड़ान स्कूल और लर्निंग सेंटर के बारे में भी थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। जब संभावना संस्था की शुरुआत हुई तो जो साथी इससे जुड़े थे, जो वैकल्पिक समाज की कल्पना करते थे,
उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अगर हम वैकल्पिक समाज चाह रहे हैं तो वैकल्पिक शिक्षा भी होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ के गांव के लोगों के लिए उड़ान स्कूल नामक एक ऑल्टरनेटिव स्पेस शुरू किया। और ताकि एक नई स्कूलिंग का वैकल्पिक शिक्षा का एक्सपेरिमेंट हो सके। और उसके साथ साथ एक लर्निंग सेंटर भी शुरू हुआ ताकि जो बच्चे और स्कूलों में जा रहे हैं वो शाम को इस लर्निंग सेंटर को इस्तेमाल कर सके और यहाँ पर आकर अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ कुछ नया क्रिएट कर सके, कुछ नया बना सके। और यहाँ पर किताबें, भरपूर मात्रा में किताबें प्रोवाइड की गई हैं। लाइब्रेरी बहुत बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है। विज्ञान का भी पूरा सामान यहाँ पे, लैबोरेटरी भी तैयार की गई ताकि जो बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं उन्हें वहाँ की लैबोरेटरीज़ यूज़ करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो यहाँ आकर यूज़ कर सके। तो इस तरह से संभावना संस्था में ये 3 चीज़ें मुख्य तौर पर है। एक तो उड़ान स्कूल, एक लर्निंग सेंटर जिसके साथ मैं मुख्य तौर पर जुड़ी हुई हूँ, और एक टीम है जो युवाओं के साथ कार्यशालाएं करती हैं। एक्टिविस्ट, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो एक्टिविज्म ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके साथ कार्यशालाएं करती हैं। तो ये संभावना की और उड़ान के बारे में कुछ बातें थी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मेरे लिए मल्टीटास्क करना टेक्नोलॉजी के साथ खासकर थोड़ा मुश्किल है। स्मृति पूछ रही है, योर एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड एजुकेशन ऑफ योर सन एट उड़ान स्कूल। साथियों, स्मृति का जो सवाल है बिल्कुल जायज़ है कि अगर हम सेल्फ लर्निंग में मानते हैं, अगर हम स्कूली शिक्षा में नहीं मानते, तो फिर हमने अपने बच्चे को उड़ान स्कूल में क्यों भेजा। दरअसल हुआ ये कि पहले 5 साल हमारा बच्चा किसी भी स्कूल या स्पेस में नहीं गया था, क्योंकि जब से वो छोटा था हम अनस्कूलिंग में ही मानते थे, बिलीव करते थे। लेकिन जब हम इस संस्था से जुड़े, इस संस्था में रहने लगे, तो हमारे बच्चे के लिए स्कूल, उड़ान स्कूल और उड़ान लर्निंग सेंटर ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उसे और बच्चों के साथ खेलना और सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। तो हमने हमारे बेटे के साथ बात करी। उस वक्त वो 4.5 साल का था। हमने हमारे बेटे के साथ बात की, उससे पूछा कि क्या वो स्कूल जाना चाहता है, क्या वो, और हम एक्चुअली स्कूल का शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हम उड़ान शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमने उससे पूछा कि क्या आप उड़ान जाना चाहते हैं। तो उसने उसने इच्छा जताई कि हाँ वो जाना चाहते हैं, क्योंकि और उसके अलावा उसके दोस्त नहीं थे। तो हमने उसके डिसीजन को वेलकम किया। और क्योंकि उड़ान स्कूल में जो भी लोग आए, गौतम जी भी अभी शायद ये बात सुन रहे हैं, और गौतम जी भी कुछ समय उड़ान स्कूल में जुड़े थे। तो उस समय गौतम भारती जी थे उड़ान स्कूल में, उड़ान स्कूल को लीड कर रहे थे। और हम लोग बहुत खुश थे कि उड़ान स्कूल में हमारा बेटा जा रहा है और वहाँ पर कोई सेट करिकुलम नहीं फॉलो हो रहा था। बच्चे को खेल के माध्यम से, ट्रैवल के माध्यम से सिखाया जा रहा था। बच्चे बहुत घूम रहे थे, नेचर वॉक्स कर रहे थे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और इसीलिए हमने उसको उड़ान स्कूल में भेजा। हालांकि अब 5 ईयर्स डाउन द लाइन उड़ान स्कूल में कुछ कुछ बदलाव आए हैं जो लाजमी भी है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो, उनकी सोच और समझ धीरे धीरे अब बन रही है वैकल्पिक शिक्षा को लेकर। तो गांव के पेरेंट्स की भी कई चिंताएं होती हैं। तो हम एकदम से ही फ्री प्ले तो नहीं हो सकता है, लेकिन उड़ान स्कूल एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत ऑल्टरनेटिव है जहाँ पर प्रयोग के माध्यम से ही बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं। एग्ज़ाम्स नहीं होती है, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है।
उड़ान स्कूल के टीचर्स पूरी तरह से संभावना संस्था के वैल्यूज़ के साथ जुड़े हैं। इसलिए हम लोग बच्चे को उड़ान स्कूल में भेज रहे हैं और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस उसे उड़ान स्कूल में मिलते हैं। जो भी लोग खास और सबसे खूबसूरत बात यह है कि संभावना संस्था में जो भी वॉलंटियर्स आते हैं, जो रेगुलर आते हैं, वो उड़ान स्कूल में जाकर भी कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। तो स्कूल के बच्चे, उड़ान के बच्चे हर बार नए लोगों को से मिलते हैं, उनसे नई चीज़ें सीखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इस स्कूल का इस कैंपस में होना। और जी हाँ, मैं बेहद खुश हूँ अपने बच्चे की जीवन को लेकर। और अभी हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे उससे ज़्यादा समय देना पड़ता है, और इस चीज़ के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट्स उसके साथ करने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने कुछ प्लांट्स ग्रो किए और फिर उनकी एनाटॉमी समझी और वगैरह। भारत त्यागी जी क्या कह रहे हैं, गुजरात में शिक्षा का स्तर। ओके। साथियों, 6:40 हो चुके हैं और मैं एक छोटे से गाने के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। नहीं, मुझे कोई गाना गाना नहीं आता है, बस क्योंकि सब लाइक माइंडेड लोग साथ में जुड़ते हैं तो इच्छा करती है कि हम साथ में मिलकर एक एक गुन गाने को गुनगुनाएं। और वो ये है कि चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लुहान पाँव लेके भी चले चलो, चलो के आज साथ साथ चलने की ज़रूरतें, चलो के ख़त्म हो न जाए ज़िंदगी की हसरतें, चलो के ख़त्म हो न जाए ज़िंदगी की हसरतें। धन्यवाद।